दोस्तों शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद बहुपद कुछ बहुपदों के बारे में हम लोगों ने पहले अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। x प्लस वाई स्क्वायर हमें कुछ सर्वसमीकाएँ पढ़ाई गई हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें पढ़ाया गया है। या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सर्वसमीकाएँ हमें अपनी कक्षाओं में पढ़ाई गई हैं। तो इनका भी एप्लीकेशन होना है। तो जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल्स शुरू करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की स्टडी करने चल रहे हैं। हम यूज़ क्या करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजी व्यंजक जिन्हें कहते हैं। बीजी व्यंजक जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है 2x, 3x या -x -1/2x, तो ये सब क्या है? बीजी व्यंजक हैं। इसमें एक चर जो है एक चर x के गुणांक इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ ना कुछ गुणांक है। अब देखिए, इसमें x का गुणांक 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में -1 है और चौथे में -1/2। तो इनको क्या हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे जब हम किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे, तो मान लीजिए 3 यूनिट इसकी लंबाई है, या किसी वर्ग की जो भुजा है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट है, तो हमारा एरिया क्या होता था? एरिया होता था 3 स्क्वायर। 9 यूनिट जो है स्क्वायर यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी होगा, तो उसका स्क्वायर होगा। यहीं पे अगर हम अपने इस जो स्क्वायर है हमारे पास, इसकी जो साइड है उसको हम x मान लेते हैं, तो एरिया का जो फॉर्मूला बनता था, एरिया हमारा क्या होता था? एरिया x² हो जाता था। इतना हमें पढ़ाया गया है, इतना हम जानते हैं। तो x² क्या है? x² भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक किस्म से। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजी व्यंजक है। एक चर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए एक चरी बीजी व्यंजक है। अब देखिए, इसमें जैसे कुछ एक्सप्रेशंस और हम देखते हैं, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1, या x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7। तो इनमें क्या है कि अभी हमारे जो चर हैं, चरों पे कुछ घातें लग गई हैं, और अपने चरों के कुछ ना कुछ गुणांक है। चर पे घात लगी हुई है और चर के गुणांक, जैसे यहाँ पे चर की घात कितनी है? 3 है। घात जो है वो 3 है, गुणांक क्या है? 1 है। यहाँ पे x की घात जो है वो 2 है और गुणांक -1 है। इसी तरह से यहाँ पे x की घात 1 है और गुणांक 4 है। यहाँ पे क्या x है? x की घात है कि नहीं है? यहाँ तो आपको x दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप कहेंगे x तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ एक अचर राशि 7 लिखी हुई है, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, और हम इसके पहले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि
x पावर 0 1 हम लिख सकते हैं, तो जहाँ 7 है वहाँ 7 गुणते 1 या 7 इंटू एक्स पावर 0 ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम ये देखते हैं कि x की घात यहाँ ना हो करके भी एक तरह से मौजूद है, और घात कितनी है 0, गुणांक कितना है 7, तो ये उस लाइनअप में आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये एक बहुपद हो गया। क्या हो गया? x का बहुपद हो गया ये। x की घातों के रूप में लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन, जो हमारा ये एक्सप्रेशन था, ये क्या हो गया? x की घात में बहुपद हो गया। ये चीज़ हम नोट करते हैं। अच्छा, तो जो अचर राशियाँ होती, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, इनको हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, अचर बहुपद। 0 है, सिर्फ 0 लिखा हुआ, उसको हम क्या कह सकते हैं? 0 पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद। हाँ, अब कुछ और बातें आती हैं। जैसे ये तो सिर्फ एक चर राशि इसमें इस्तेमाल हुई थी। एक चर राशि इस्तेमाल हुई है, कौन सी? x। तो अगर इस व्यंजक का एग्जाम्पल लें, हम इस एक्सप्रेशन को हम लें, बहुपद, इस बहुपद को हम उठाते हैं यहाँ से, हम इसको इस्तेमाल करते हैं x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो इस तरीके का अगर हमारे पास एक बहुपद है, तो ये बहुपद किसकी घात का है? ये बहुपद में जो इस्तेमाल हुआ है वो x का इस्तेमाल हुआ, x की घातें इस्तेमाल हुई हैं। तो ये x का एक बहुपद है, x की घातों का एक बहुपद है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? px। हाँ, px, qx, fx, इस तरीके से rx। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिख करके हमने क्या लिखा? हम जब इसको रेफ़र कर रहे होंगे, तो जैसे हम जब x प्लस वाई बराबर 3 लिखा करते थे, तो हम उसको कहते थे इक्वेशन 1। तो अब जब भी x प्लस वाई इक्वल टू 3 इसका इस्तेमाल कहीं पे करना होता था, हम सीधे क्या बोलते थे? इक्वेशन 1 में हम कोई वैल्यू रख रहे हैं, या इक्वेशन 1 से ये वैल्यू वहाँ से हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरीके से अगर हम अपने मैथमेटिक्स में इतनी बड़ी एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको बार बार ना शामिल करके हम इसका एक नाम हमने रख दिया। क्या रख दिया? px। इसी तरीके से कुछ और बहुपद हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए qx कोई दूसरा बहुपद हुआ और x क्यूब माइनस 1 इस तरीके से रहा, और या इस तरीके का कोई बहुपद मिला x क्यूब माइनस 1, और हमने उसे क्या नाम दे दिया? ये भी तो एक बहुपद है और x का ही बहुपद है, लेकिन px से तो अलग है ना। इसमें ऊपर के बहुपद में और नीचे वाले दोनों में फ़र्क है, तो हमने इसको नया नाम दे दिया। इसी तरीके से अगर y के टर्म में, y के पदों में कोई एक बहुपद हमें मिल रहा है, तो हम उसे y का नाम दे सकते हैं, ry। ठीक, इनका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं जब हम फंक्शन पढ़ते हैं 11th क्लास में। जब हम क्या कहते हैं, एक कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस तरीके से इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आगे की कक्षाओं में किया गया है। इस तरीके से इस जो रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब बहुपद में क्या होता है कि बहुपद में बहुत सारे पद हो सकते हैं, कुछ भी, कितने भी पद हो सकते हैं, और घातें बहुत हो सकती हैं। जैसे एक बहुपद का एग्जांपल आपके किताब में दिया हुआ है, आप याद रखिए, ये लेक्चर लेते हुए आपकी किताब आपके साथ में होनी चाहिए। जैसे एक कोई बहुपद हम लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या एक बहुपद लिया LX, ठीक है, हमने एक बहुपद लिया LX, x पावर 150 प्लस x पावर 149 प्लस x पावर 148 प्लस ऐसे 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 डॉट 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 करते करते हमारे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस वन मान लीजिए। तो आप ये देखेंगे कि ये एक्स की घातों के घटने का एक बहुपद है। इसमें पद कितने हैं? पद हैं, कुल टर्म्स जो हैं वो 151 है। इस बहुपद की अब बात आती है घात की। बहुपद के घात, बहुपदों में घातें हुआ करती हैं। तो ये इस बहुपद की घात क्या है? वो जो एक्स की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। एक्स की जो सबसे बड़ी घात है वो है 150। तो डिग्री जो होगी इसकी वो क्या होगी? कि जो घात होगी वो 150 होगी। ये दूसरी बात हो गई। अब जैसे इसमें 151 पद थे। अगला एग्जाम्पल जो आपकी किताब में दिया है, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ बहुपद लेते हैं 2x, और हमने लिया 2x, हमने लिया 2, हमने लिया 5x³, हमने लिया -5x², हमने y लिया, हमने u⁴। तो ये अलग अलग चर राशियों के बहुपद हैं, लेकिन सिर्फ एक पद है। यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद, यहाँ भी एक पद, यहाँ है, सारे जगह एक पद हैं। लेकिन फिर भी इनको अगर बहुपद माना जाए, सिर्फ एक पद, तो इनको हम एक नया नाम दे देते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी कह देते हैं कुल मिलाकर के। अंग्रेजी में इसको मोनोमियल बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोमियल बोल दिए। इसी तरीके से जब बहुपद में दो पद हों, कितने हों? दो पद, x+1, x² - x, y⁴30+1, u⁴43 - u²। इन बहुपदों का नाम अगर हम देना चाहें, मान लीजिए इसको हमने px से रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसको हमने qx से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने ry से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये y का बहुपद है, ये u का बहुपद है, इसलिए हमने मान लीजिए इसको su से बहुपद को रिप्रेजेंट कर दिया। ये जैसे ही आप 11th क्लास में जाएंगे, आपको इन सारी चीज़ों को इनको फिजिक्स में और मैथमेटिक्स दोनों में आपको इनका एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो ये दो पद वाले व्यंजक हैं, दो पद वाले बहुपद हैं, सॉरी, दो पद वाले बहुपद हैं। इनको हम क्या बोल दिए? बायनोमियल। बायनोमियल्स, ठीक है। आगे 11th क्लास में बायनोमियल थ्योरम भी आता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो ये हो गए बायनोमियल्स। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है 2। मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब होता है 3। इसी तरीके से टेट्रा होता है, टेट्रा 4 होता है, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9 और डेका 10। ठीक, ये कुछ ग्रीक काउंटिंग के कार्डिनल्स थे। तो इसी तरीके से ट्राइनोमियल्स भी, जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं, ट्राइनोमियल्स का भी कॉन्सेप्ट आया। मान लीजिए हमने कोई एक बहुपद लिया, वो इस तरीके से x + x² + पाई, या एक कोई दूसरा बहुपद है √2 + x - x² -x²। कोई एक ty हमने ले लिया, y⁴ + y
प्लस 5। तो ये इन सब में 1 2 3 तीन तीन पद हैं, तो ये क्या हो गए? ट्राइनोमियल्स हो गए। घात इनकी हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी घात होगी किसी भी पॉलिनोमियल में, तो वो डिग्री वही होगी। इसमें 2 है, यहाँ पे 4 है, तो डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। वो क्या होगी? सबसे बड़ी घात जो होगी, ग्रेटेस्ट पावर जो आप बोल सकते हैं, सबसे बड़ी घात। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइव वाई पावर 6 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 6, इसकी घात क्या है? डिग्री। डिग्री इसकी होगी 6। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है? 6 है। वाई पे सबसे ज़्यादा घात जो है वो 6 है। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। कोई एक अचर बहुपद है, मान लीजिए px बराबर दे दिया है 5, इसकी घात जो होती, या qx बराबर दे दिया है 7, rt बराबर आपको दे दिया है -38। तो ये सारे अचर बहुपद हैं। देखिए, आपको इसमें x y या t नहीं दिया हुआ, कहीं भी नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हमने px qx या rt लिख दिया है। क्यों? क्योंकि चर राशियाँ ना रहने पे भी x पावर 0 t पावर 0 लिख सकते हैं। तो t का इस्तेमाल जैसे ही किया, ये t का एक बहुपद हो गया या मोनोमियल हो गया। घात कितनी हुई? 0। तो डिग्री इनकी क्या हो जाएगी? 0। ये क्लियर होगा। उसके बाद एग्जाम्पल दिए गए हैं घात कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे जो एक घाती व्यंजक होते हैं। घातें क्यों गिनाई जाती हैं? घातें इसलिए गिनाई जाती हैं कि जो इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इन एक्सप्रेशंस का, वो कैसा होगा। जैसे 3x + 2, ये मान लीजिए आपका एक बहुपद है, ठीक है। तो 3x + 2, तो जब हम इन्हें आगे कोऑर्डिनेट का वो ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ पे 3x + 2 को रिप्रेजेंट करने लगेंगे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हमें क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हमें कोई एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरीके से, जो 3x + 2 को रिप्रेजेंट करेगी। इस लाइन का इक्वेशन 3x + 2 होगा, इसलिए गिनाई जाती हैं हमें घातें, ठीक है। स्क्वायर हो जाता है तो हमें दूसरे शेप्स मिलने लगते हैं। कभी कभी हमें सर्कल मिलते हैं, कभी कभी जो है हमें पैराबोला मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। ये कभी पैराबोला मिलते हैं, ये ठीक है, इक्लिप्स और सर्कल, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इन्हीं व्यंजकों पर डिपेंड करती हैं। जो हम बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपदों की जो घातें पढ़ रहे हैं, इन्हीं बहुपद और बहुपदों की घातों पर ही डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें। तो जैसे जब घात 1 होती है, जब आपके बहुपद की घात 1 होती है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक चरी बहुपदों की बात कर रहे हैं। जब किसी बहुपद की घात क्या होती है? 1 होती है। डिग्री जब इसकी 1 होती है तो वो क्या होता है? वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है।
क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों होता है जब डिग्री 1 हो? क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, इसलिए ये, और इसीलिए बाद में आप देखेंगे कि ये जो है y पर एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है आगे की कक्षाओं में। अभी आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे y = 3x + 2। ये एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बन जाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया क्यों? क्योंकि जब एक घात होती है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या मिलता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बात मैं आपको बोल भर दे रहा हूँ, आप पूछेंगे कि कैसे आपको पता कि हम अभी से कैसे मान लें कि जो है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे ही हम इसको px को y के बराबर रखते हैं और y और x का आपस में रिलेशन देखने लगते हैं, x की कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू लेकर के x की वैल्यू हमने यहाँ ली तो y की एक वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, फिर x की वैल्यू अगर हमने, ये x एक्सिस हुआ करता है, ये y एक्सिस हुआ करता है, y की वैल्यू यहाँ ली हमें, x की वैल्यू यहाँ लेने पे y हमें यहाँ पे मिल रहा, x यहाँ पे, y यहाँ पे, x जो है इधर हमने ले लिया तो y हमें एकदम 0 पे मिल गया। हाँ, x अगर हमने एकदम 0 पे ले लिया तो y यहाँ पे। तो इस तरह से हमें कई सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, 1 2 3 अलग अलग इस तरीके से पॉइंट मिलते हैं और जब उनको मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है। ये आगे अभी हम लोग देखेंगे, इसलिए इन्हें लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल भी। तो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल बहुत सारे हैं। 2x - 1 √2y + 1 या 2 - u, ये सारे एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब एक सवाल ये है कि क्या x में 3 पदों वाला एक रैखिक बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि x में एक रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद हो सकते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे होंगे उसमें 2 ही पद होंगे x के साथ। x के 2 पद होंगे, एक तो x की घात 1 वाला होगा, एक x की घात 0 वाला होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये किस फॉर्मेट में होगा? जो रेखी बहुपद होगा वो हमेशा ax + b की पदों में होगा, जहाँ a और b क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं, अचर राशियाँ हैं। x आपका चर है और a और b क्या है? अचर है। a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a 0 हो जाएगा तो फिर आपका एक डिग्री उसकी घट जाएगी। तो ये x के पद में एक रैखिक बहुपद है। ay + b अगर हम कह रहे हैं तो वो क्या है? वो y के टर्म्स में क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इनका एप्लीकेशन हम देखेंगे। जब घात अगर 2 हो जाए तो क्या होता है? तो अगर 2 घात वाले मिल जाएं हमें मान लीजिए 2 घात के पॉलिनोमियल्स मिल रहे हैं, 2x² + 5, दूसरा हमने 5x² + 3x + पाई, या x² है सेपरेट, या x² + 2/5x। ये क्या हैं आपस में? ये हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनकी सबकी घात क्या है? मैक्सिमम 2 है। इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या द्विघाती या द्विघात बहुपद कहा जाता है।
और बहुत सारे एग्जांपल इसके में मिलेंगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको आपने द्विघात समीकरण और द्विघातों का आपने 8th क्लास में पढ़ा था, गुणनखंड वगैरह करने में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक जनरल एक्सप्रेशन मिलता है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। त्रिघाती बहुपद इसी तरीके से है। यहाँ पे भी ये देखना होगा हमें कि ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यों? ए ज़ीरो हो जाएगा तो घात जो है कम हो जाएगी, फिर वो लीनियर बन जाएगा। ए ज़ीरो होने का मतलब एक्स स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन है ये वैनिश हो जाएगा, ये ख़त्म हुआ, तो फिर बी एक्स प्लस सी बचेगा जो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी आपकी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से 3 घात वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इनकी डिग्री क्या होती है? 3। ठीक है, डिग्री जो होती है वो 3 होती है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 4x क्यूब 2x क्यूब प्लस 1 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। या जनरली अगर हम देखें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। समझ में आ रहा है? यहाँ फिर ए बी सी और डी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट, और ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी एक जनरल पॉलिनोमियल n डिग्री का कोई एक पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का? n डिग्री का कोई एक पॉलिनोमियल है, n डिग्री, n घात का, हाँ, कोई पॉलिनोमियल है, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे यहाँ पे 3 डिग्री का एक वो हो रहा था, तो ये था ए एक्स 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। द्विघाती वाले में क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। n घाते हैं तो क्या होगा? n घाते होंगी तो ए एन एक्स पावर n, x की घात n होगी ना, n घात का मतलब होता है, और फिर x की घात n-1 हो सकती है, x की घात n-2 हो सकती है। गुणांक क्या है? मान लीजिए इसको nth कोफिशिएंट माना है, गुणांक कोफिशिएंट बोलते हैं। गुणांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। गुणांक n की घात का कोफिशिएंट n है तो n-1 का n-1 मान लिया, a का an-2 मान लिया। तो इसी तरीके से ऐसे करते करते हमारे पास क्या आएंगे? a क्यूब, सॉरी ये होगा an x पावर a3 x पावर 3 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a0। ठीक है, ये हमारा ये बन जाएगा n की घात का कोई अगर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जनरल एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से होगा। अब अगर सभी अचर, कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर n तक, n का मतलब 3 4 5 7 8 11 हज़ार 2000 लाख 1,78,572 करोड़ इन्फिनिटी कुछ भी हो सकते हैं, सारे a से लेकर के n तक के जितने कोफिशिएंट है सारे अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? सबकी वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाएगी और ये हो जाएगा
आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक, तो जनरल फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी उसका जो है, क्योंकि जनरल फार्मूला से हम पर्टिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अब 4 की घात में हमें अगर जनरल फार्मूला निकालना हो तो हम ए पावर 4 ए 4 एक्स पावर 4 प्लस ए 3 एक्स पावर 3 प्लस ए 2 एक्स पावर 2 प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 0 लिख सकते हैं इस तरीके से। आगे अब जैसे कई बार क्या होता है बहुपदों में हमारे 2 या 2 से ज़्यादा चर भी शामिल होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई एक बहुपद दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ये एक बहुपद तो है, लेकिन ये एक्स का बहुपद हम नहीं कह सकते या वाई का बहुपद हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 3 चर राशियाँ इन्वॉल्व हैं। या पी स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 10 प्लस आर, अगर इस तरीके से कुछ दूसरा एक बहुपद है तो इसमें 3 चर हैं पी क्यू आर, हम इन्हें किसी एक का नहीं कह सकते हैं। आगे आपको काउंटिंग करना है बहुपदों के। अब बहुपदों के शून्य का अगला जो टॉपिक है एग्जांपल आपके एक्सरसाइज 2.1 के बाद जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है बहुपदों के शून्यक। बहुपदों के शून्यक। बहुपदों का शून्यक क्या है? बात यह है कि जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद था पी एक्स जिसका एक्सप्रेशन था 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये एक ऑर्डिनरी हमारे पास एक बहुपद था। मान लीजिए हमने क्या x की मान x बराबर 1 रख दिया। x तो चर है, x कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो x अगर हमने 1 रखा तो px की वैल्यू क्या होगी? ये बहुपद हमारा क्या बनेगा? x बराबर 1 रख के देखते हैं। 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, ये हो गया 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। वैल्यू कितनी आई? वैल्यू आई 4। तो P1 x की जगह हमने 1 रखा था ना, तो P1 का मतलब हो गया, P1 का मान जो है, P1 की जो वैल्यू निकल के आई, P1 की वैल्यू निकल के आई 4। ठीक है, इसीलिए px बताया जाता है p के फॉर्मेट में। ये जो घातें हैं वो एक्चुअली मान लीजिए आप p का वो जो घातों का क्रम है, जो घातों का क्रम और गुणांकों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो एक्चुअली p का अपना फंक्शन डिनोट करता है। और x के टर्म में है मतलब x की घातें हो जाएंगी, 1 के टर्म में मतलब 1 की घातें। p1 की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा ठीक है, और अगर हम P0 लें, x का मान 0 रख लेते हैं तो क्या होगा? क्या x का मान x बराबर 0 रखने पर किस में? Px में P0 लिखेंगे। P0 5 इंटू 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। तो ये 3 ज़ीरो हैं, यहाँ जाएगा -2, तो P0 क्या होगा? -2 होगा। अच्छा, एक और वैल्यू दी हुई है, P-1 ज्ञात करने पर इसी तरीके से px
x बराबर, अगर हम किसी भी बहुपद पी एक्स, अगर हमारे पास कोई एक बहुपद दिया हुआ है, क्या पी एक्स दिया हुआ, हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स में जैसे ही हम x बराबर 0, 1, 2, 3, -1, -2 ऐसा कुछ भी कोई वैल्यू रखेंगे, कोई इंटीजर रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P0 या P1 की जो वैल्यू निकल के आएगी उस बहुपद की, वो P0, P1, P2 ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा, ये x की वैल्यू हम सिर्फ रख रहे थे इसी तरीके से, तो x की वैल्यू रख रहे थे, हमें P1, P0, P1, P2 इस तरीके की चीज़ें मिल रही थी। अगर हम x P1, P0, P2 इनको अगर हम y मान लेते तो यही हमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारा था उसमें y के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू हमें मिल जाती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं जहाँ पे आपको हाँ Q2, Q3, P3 इस तरह की चीज़ें निकालनी हैं। अब जैसे एक बहुपद लेते हैं हम, एक बहुपद हमने लिया Px बराबर x-1, एक बहुपद हमने ले लिया, और अगर हमसे कहा जाए कि आप साहब P1 बताइए, P1 क्या होगा, P1 मतलब निकालना है तो हमें x का मान 1 रखना होगा। क्या रखना होगा, x बराबर 1 रखना होगा। कहाँ पे, Px में, तभी P1 निकलेगा। ठीक, तो 1 रखा हमने x की जगह, -1। ठीक, कितना हुआ, 0 हो गया, तो P1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। हाँ, अच्छा, एक और कोई एक एग्ज़ाम्पल और हम देखते हैं। मान लीजिए हमने लिया QX, थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, x से कंफ्यूज नहीं करते। मान लीजिए हमने लिया QZ, हमने क्या लिया, QZ लिया, और Z² -4 ये हमारा बहुपद था। हम आपसे पूछें कि साहब Q2 का मान क्या होगा, Q-2 का मान क्या होगा, तो आप Q2 निकालने के लिए Z बराबर 2 रखेंगे इसमें। अच्छा, Z बराबर 2 यहाँ पर प्लेस करने पर क्या होगा, Z बराबर 2 यहाँ पर प्लेस करने में क्या होगा, ये हो जाएगा 2² -4 बराबर 0, 4 में 4 के 0, तो Q2 क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है 0। Q बराबर -2 रख के देख लेते हैं यहाँ पे, Q-2 की वैल्यू क्या होगी, -2 का स्क्वायर -4, ये हो जाएगा 4 - 4, 0। Q-2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हर बार पॉलिनोमियल्स में, व्यंजक में ऐसे कुछ मान निकल सकते हैं, ऐसे कुछ अंक होंगे, ऐसे कोई कुछ वैल्यूज़ होंगी जिनका मान उस व्यंजक, उस बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, बहुपद शून्य बहुपद में कन्वर्ट हो जाता है, बहुपद शून्य या बहुपद का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पर 1 रखने पर हो गया, यहाँ पर 2 और -2 रखने पर हो रहा था। तो इन संख्याओं को क्या कहा जाएगा, इन मानों को, इन वैल्यूज़ जो होंगी, ये सारी वैल्यूज़ होंगी, इन वैल्यूज़ को क्या बोला जाता है, शून्यक बोला जाता है, शून्यक बोला जाता है। ऐसे बहुपद, हाँ, ऐसे मान बहुपद में चर राशियों के ऐसे मान जो बहुपद को 0 कर देते हैं, शून्यक बोले जाते हैं। तो शून्यक तो बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं को क्या बोलते हैं, जैसे अगर x बराबर 1 पर Px बराबर
ज़ीरो हमें मिल रहा है, बहुपद का मान हमें ज़ीरो मिल रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि x माइनस वन, इसको उधर ले जाने पर x माइनस वन जो है वो px का मूल होगा, मूल या रूट होगा या px का गुणनखंड होगा। अब जैसे यहाँ पे x बराबर वो z बराबर स्मॉल z रहेगा, z बराबर हमें 2 रखने पर क्यू जेड जो है 0 मिल रहा था, तो z माइनस 2 जो होगा, 2 को इधर लाते हैं, ठीक है, z माइनस टू क्यू जेड का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। z बराबर -2 पर भी हमें क्यू जेड जो है 0 मिल रहा था, अब z -2 को उधर ले जाएंगे तो z प्लस 2 क्या हो जाएगा, z प्लस 2 भी क्या होगा, एक रूट होगा। इन्हें ही बाद में क्या कह दिया जाएगा कि ये उस बहुपद के फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। तो अगर कोई अचर बहुपद है तो अचर बहुपद का शून्यक नहीं मिल सकता आपको, हमेशा शून्यक चर बहुपदों का मिलेगा। मान लीजिए px बराबर आपने 5 ले लिया, तो x की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो ज़ीरो नहीं होने वाली वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये एक अचर बहुपद है, तो अचर बहुपदों का शून्यक नहीं मिलना है, इसलिए इनके रूट्स नहीं मिल पाते हैं। रूट्स हमेशा चर बहुपदों के मिलेंगे, मूल जो हैं रूट्स, ठीक। तो एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। अच्छा, शून्य बहुपद के बारे में आप कह सकते हैं, शून्य बहुपद जो है, जैसे हमने कोई शून्य बहुपद ले लिया px बराबर 0, तो इसका शून्यक भले मिल सकता है, तो p1 ले लीजिए, p2 ले लीजिए, p3 p4 कुछ भी ले लीजिए, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होगी वो शून्य बहुपद का शून्यक हो सकती है, लेकिन किसी अचर बहुपद में शून्यक मिलना मुश्किल होता है। आप फोकस किस पे करेंगे, आप फोकस करेंगे px और qx के qz जो हमने बताया, इनके बहुपद या इनके जो शून्यक मिलते हैं इन बहुपदों के, इस पर हमें फोकस करना है। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि x प्लस, जांचिए कि x प्लस 2 मान लीजिए px होता, तो क्या -2 और 2 इसके शून्यक हैं या नहीं, तो -2 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और 2 रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4। -2 पर 0 मिल रही है, इसका मतलब है कि -2 तो शून्यक है लेकिन 2 शून्यक नहीं है। आगे इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे। शेषफल प्रमेय पे आते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे गुणनखंड में, भाग में, ये जो शून्यक होते हैं, और शेषफल प्रमेय में। शेषफल प्रमेय, जैसे अगर हम 15 को 6 से भाग देते थे तो हम क्या कहते थे कि हमारे पास जो है भागफल 2 है, शेषफल 3 है, इस तरीके से होता था। तो हम 15 को इस तरीके से लिख सकते थे, 15 बराबर 6 × 2 + 3। ये प्रमेय भी आगे की कक्षाओं में, ऊपर की कक्षाओं में आपको प्रूव कराया जाता है कि कैसे आता है। इसी तरीके से ये क्या होता है, इसी तरीके से ये जो शेषफल प्रमेय है ये आपके बहुपदों में काम करता है। शेषफल प्रमेय, पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए 12 को 6 से भाग देना होता तो हमें शेषफल 2 मिलता, वो भागफल 2 मिलता, शेषफल हमें 0 मिलता। तो हम क्या कहते थे, जब शेषफल हमारे पास 0 रहता था तो हम क्या कहते थे कि 6 और 2 क्या हैं, 12 के फैक्टर्स हैं।
12 के क्या है फैक्टर, गुणनखंड है 6 और 2। तो अगर मान लीजिए कोई एक थोड़ा सा किताब से आपके चल लेते हैं, नहीं तो आगे की चीज़ें पहले बता दूंगा। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब मान लीजिए अगर इसे हमें x से भाग देना हो, किससे भाग देना हो, हमें x से डिवाइड करना हो, x से डिवाइड करना हो, तो हम ये लिखेंगे 2x³ अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स। वैल्यू क्या आ गई, 2x² प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया। शेषफल यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ भी शेषफल हमें नहीं मिल रहा है। तो शेषफल नहीं मिल रहा है और x जो है इन सब में उभयनिष्ठ था, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2x³, जैसे 12 को हम 6 गुणित 2 लिख सकते थे, उसी तरीके से 2x प्लस एक्स स्क्वायर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं x इंटू 2x² प्लस एक्स प्लस 1। ये लिख सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ये है कि अगर हमें 3x² प्लस एक्स प्लस 1 को x से भाग देना होगा, तो क्या ये आएगा ऐसे, ठीक है। तो एक को बहुपद x से भाग देने पर हमें एक बहुपद प्राप्त नहीं हो सकता है। ये वाला फैक्टर है, ये हमें क्या दिक्कत करा रहा है कि यहाँ से तो हमें ये मिल जाएगा 3x वापस से प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा x⁻−1। जो बहुपद का सीन है, बहुपद का सीन हमेशा जो है घातें जो हैं वो नेचुरल नंबर्स में होनी चाहिए, इंटीजर्स आपके जो है पूर्ण संख्याएं, जो हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, घातें पूर्ण संख्याओं तक ही होनी चाहिए, घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें बहुपद नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक तो शेषफल 0 हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो जब पूरे डिवाइड हो जा रहे थे, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हमारे पास था, ये एग्जाम्पल था जहाँ 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से पूरा डिवाइड हो जा रहा था, तो हम कह सकते थे 2x² प्लस एक्स प्लस 1 और x इस बहुपद के गुणनखंड हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में जब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, शेषफल कुछ बच रहा है। शेषफल कितना बचता है, शेषफल जो है 1 बचेगा इसमें, यहाँ पे आपका शेषफल एक रिमाइंडर बच जा रहा है। तो ये रिमाइंडर बचने की कंडीशन में पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो गुणनफल तो नहीं संभव है। अब एक और चीज़ है, जैसे बहुपदों को बहुपदों से भाग दिया जाए, ये तो अभी सिर्फ एक चर राशि से ही भाग दे रहे थे। मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद होता px बराबर x प्लस 3x² -1 और हमारे पास होता एक बहुपद दूसरा, क्या होता gx होता हमारे पास 1 + x। हमें कहा जाता है आप px और
जी एक्स का भाग दीजिए। कैसे, क्या होगा इनका भाग? तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें भाग देना है जी एक्स से। तो हम ठीक उसी तरीके से करते हैं जैसे हम गणित में अपनी प्राइमरी की कक्षाओं में भाग दिया करते थे। भाजक को हम एक तरफ लिखते हैं, दूसरी तरफ लिखते हैं x³ + 3x² - 1। और हमेशा भाग देते वक्त ये सावधानी करनी चाहिए कि x + 1 घात चरों के घटते क्रम में सारी चीज़ें अरेंज कर ली जाएं। चरों के घातों के घटते क्रम में, जैसे हमने यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 0। अब यहाँ से हम भाग देना शुरू करें तो सबसे पहला जो चर हमारा है, यहाँ हम देखेंगे कि इसकी घात कितनी है और इसकी घात कितनी है। इस तरह से देखेंगे, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम किसी एक ऐसी संख्या का गुणा करें, किसी ऐसे चर का गुणा करें कि घात बराबर हो जाए और गुणांक बराबर हो जाए। तो गुणांक यहाँ 1 है, गुणांक यहाँ 3 है, तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा ताकि 3 गुणांक हो पाए, और एक घात और बढ़ानी है तो हमें x से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3x² हुआ। और 3x का गुणा जब अगर यहाँ पे हुआ है, 3x का गुणा यहाँ भी होगा, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, नीचे की संख्या को हम घटाते हैं, घटाएंगे 3x और 3x कैंसिल होंगे, 0 हो जाएंगे, और ये होगा आपका x - 3x होगा, x - 3x। x - 3x होगा तो वो हो जाएगा -2x, फिर -1 उतरेगा। ठीक है, अब x यहाँ पर है, यहाँ भी x है, तो हमें घात तो नहीं बढ़ानी है, हमें गुणांक बराबर करना है। गुणांक बराबर करने के लिए क्या, हमें यहाँ पे 1 है तो यहाँ -2 है, तो -2 से गुणा कर देते हैं। -2 का गुणा करते हैं, ये होगा -2x - 2। फिर जब चिन्ह पलटेंगे तो ये 0 होगा और ये +1 हो जाए। तो अभी भाग देने पर हमें क्या मिल रहा है, px भागे gx। भाग देने पर हमें ये भाजक मिल रहा है, ये भागफल मिल रहा है और ये शेषफल मिल रहा है। 3x - 2 हमें मिल रहा है भागफल में, 3x - 2 मिल रहा है। शेषफल में क्या मिल रहा है, रिमाइंडर में हमारा 1 है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 15 का भाग जब हम 6 में कर रहे थे तो 2 भागफल 3 शेषफल को हम किस तरीके से कैसे लिख रहे हैं, 6 × 2 + 3 लिख रहे थे। तो अब सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, इनको देखिए आप। तो हम क्या लिख सकते हैं, px बराबर gx भाजक है, उड़ते जो भागफल है 3x - 2। और प्लस शेषफल जो है 1 है। तो अब इनको हम व्यंजकों के रूप में लिख देते हैं, जो हमारे पास व्यंजक थे, वो बहुपद थे, x + 3x² - 1 बराबर x + 1 × 3x - 2 + 1। ये आपका भागफल प्रमेय हुआ। ये भाग की विधि होती है। इसी तरीके से बाकी के सारे भाग हम देंगे, और वही चीज़ रहेगी, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल प्रमेय आपका क्या कहता है, मान लीजिए क्या है, px आपका एक बहुपद है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, a क्या x से अधिक के बराबर का होता है। मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, a क्या है, a कोई एक वास्तविक संख्या है,
एक वास्तविक संख्या है, तो पी एक्स को रैखिक बहुपद, हाँ, x-1 से भाग देने पर शेषफल पी ए प्राप्त होता है। हमने क्या किया है, पी एक्स को डिवाइड किया है किससे, एक रैखिक बहुपद x-a से, तो और हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, रिमाइंडर हमें प्राप्त हुआ है, क्या रिमाइंडर हमें मिला हुआ है, हमें रिमाइंडर पी ए प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका एक जो है ये शेषफल प्रमेय है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि पी एक्स पॉलिनोमियल है, ए कोई वास्तविक संख्या है, x-a से पी एक्स में भाग दे दिया तो हमें रिमाइंडर पी ए प्राप्त होगा। पी ए का मतलब क्या है, उसी फॉर्मेट में रहेगा, एक्स के ही फॉर्मेट में रहेगा, और घातें क्या रहेंगी, ए जो आपका कांस्टेंट है, जो एक रियल नंबर है, ए की घातों के रूप में आपका रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। उपपत्ति देखिए इसका प्रूफ कैसे है। तो हमने क्या माना कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक या एक से अधिक घात वाला, हाँ, 1 और मोर देन 1 डिग्री हैविंग 1 और मोर देन, एक या एक से अधिक घात वाला एक पॉलिनोमियल है। मान लीजिए x³ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरीके से है एक बहुपद। और अब हमें भाग देना होगा x-1 से, तो मान लेते हैं क्या, हमने x-1 से भाग दिया, px को भाग दिया किससे, x-1 से। ठीक है, हमारे पास क्या था, px आया और हमने भाग दिया x-a से, या इसको और अच्छे से लिखिए, तो px ये था, हम भाग दे रहे थे x-a से। हमें कोई शेषफल, हमें जैसे यहाँ पे हमें देखिए 3x-2, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, x का ही पॉलिनोमियल है। तो मान लीजिए x का कोई दूसरा पॉलिनोमियल हमें मिल गया, qx, हाँ, x-a से भाग दिया, हमें qx मिल गया। और शेषफल मान लेते हैं क्या है, शेषफल जो यहाँ पे हमें बचेगा वो शेषफल है, मान लीजिए हैं rx है ना। तो rx जो है ये अगर ये शेषफल है तो हमें यही प्रूव करना है कि rx जो है वो pa के बराबर है। हाँ, तो अच्छा, जो भाग वाला हमारा ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये जैसे हम जब 15 को हम क्या लिखते हैं, 6 × 2 + 3 लिखते हैं। इस फॉर्मूले पे चलते हुए अगर हम ये देखें तो पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी एक्स को लिख सकते हैं qx × x-a प्लस rx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, ये शेषफल हो गया। अभी हमें rx की वैल्यू निकालनी है, rx का वैल्यू हमें pa प्रूव करना है। कैसे होगा pa, हाँ, अब x-a में x जो है x-a में इसकी घात क्या है, x-a की घात क्या है, ये बहुपद जो है हमारा, इसमें x की घात क्या है, डिग्री कितनी है, डिग्री है 1। अच्छा, rx में rx हमेशा जो है x-a की घात से कम है। rx क्या होगा, rx की जो डिग्री होगी, rx की डिग्री इससे भी कम होगी। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू वो अगर डिग्री x के बराबर होती तो हम और फर्दर डिवाइड करते। यहाँ देखिए पहले डिग्री कितनी थी, 2 थी, 2 से 1 हुई, 1 के बाद हमने क्या किया, 0 ला दी x की डिग्री। यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 0 है। तो हम तब तक भाग देते रहते हैं जब तक डिग्री जो हमारे है, जो हमारे भाजक की डिग्री है, हाँ, से वो जो शेषफल की डिग्री आ रही है वो भाजक की डिग्री से कम हो जाए। तो यहाँ 1 था,
इसकी डिग्री क्या होनी है, इसकी डिग्री आर एक्स की डिग्री क्या होनी, आर एक्स की डिग्री 0 होनी है, 0 क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। और ये आर एक्स की डिग्री हमेशा कम रहेगी तो 1 होगी, क्योंकि अगर ये 1 भी होती, आर एक्स की डिग्री 1 होती तो हम फर्दर डिवाइड करते, आर एक्स हमारा रिमाइंडर होता ही नहीं। अगर आर एक्स रिमाइंडर है तो उसकी डिग्री 1 से कम होने का मतलब है कि 0 है। इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब ये है कि आर एक्स की डिग्री 0 होने का मतलब है आर एक्स एक क्या है, कांस्टेंट है, आर एक्स एक कांस्टेंट है। तो x के प्रत्येक मान के लिए आर एक्स बराबर r होगा। x कांस्टेंट हो गया तो मान लेते हैं कि x का कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर कांस्टेंट ही है तो x की चाहे जो भी वैल्यू आर एक्स में रख देते हैं तो वो कांस्टेंट ही मिलेगा। कांस्टेंट मान लीजिए r हमने माना तो वो r ही मिलेगा, r के अलावा हमें कुछ मिला नहीं मिल रहा है। विशेष रूप से इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि फिर क्या हुआ है, तो हम जो हमारा px था हम इसको लिख सकते हैं, ये qx टाइम डिवाइड हुआ है, x माइनस ए से हमने डिवाइड किया था, रिमाइंडर हमारा rx या r कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट ना होता तो हम डिवाइड करते, आगे कांस्टेंट लाने तक डिवाइड करते। ये हो गया। तो यदि x बराबर a, विशेष रूप से यदि x बराबर a, अगर अब हम क्या कर लें, देखिए यदि एक हम वो रखते हैं, यदि x बराबर a जिससे डिवाइड किया है, a मतलब गुणनखंड हो जाने की ऐसी x बराबर a अगर हम रख लें, हाँ, जहाँ पर वो उसको कोशेंट को 0 करता, जैसे आप ये देखिए कि यहाँ पे x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे थे तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे x बराबर -1 रख देते उधर करके, ठीक है, तो यहाँ -1 होता, 3 होता, ये 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 3, और ये होता -1, ये होता -1, 3 में से 2 में से भी 1 जाता 1, तो ये हमारा रिमाइंडर ही मिलता 3 -1 -1, 3 - 2 बराबर 1, तो 1 मिलता ना हमें। तो x बराबर -1 रखने पर ये सारे जो चर हैं ये वैनिश हो जा रहे हैं, हमें सिर्फ रिमाइंडर मिल रहा है और रिमाइंडर की वैल्यू पर्टिकुलरली मिल जा रही। तो PA क्या होगा, PA बराबर x बराबर 1 रखने पर PA बराबर हो जाएगा Q इंटू A माइनस A प्लस R। PA बराबर हो जाएगा QA इंटू 0 प्लस R। रिमाइंडर हमारा जो है R बराबर PA आ गया या नहीं, यहाँ से आप देखिए PA बराबर R और इसी को कन्वर्सली R बराबर PA। यही तो हमें प्रूव करना था ना कि R क्या होगा, वो P के पदों में कांस्टेंट होगा, ठीक, यही हमें प्रूव करना था। ये आपका शेषफल प्रमेय है। अब बहुपदों का गुणनखंड, बहुपदों का गुणनखंड क्या है कि उदाहरण 10 क्या है, उदाहरण 10 हम अगर इनका देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है कि चेक करिए कि क्या इज 2t + 1 a factor of 4t³ + 4t² - t - 1 का फैक्टर है। द फैक्टर ऑफ 4t³ + 4t² - t - 1। ये चेक करना है कि क्या 2t + 1 या क्या 4t³ + 4t² - t - 1 जो है 2t + 1 का गुणज है, ये आपसे सवाल पूछा है। तो क्या है कि हमने शेषफल प्रमेय देखा कि अगर QT बहुपद जो है QT
ये जो है 2t+1 का गुणज तब होगा, 2t+1 का मल्टीपल तब होगा जबकि 2t+1 से अगर हम भाग दें, 2t+1 से भाग दें हम किस में, QT में, तो हमें शेषफल जो है 0 मिले। शेषफल हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए। ये हमें ध्यान में रखना होगा, ये तभी जो है वो गुणज होगा। अब देखते हैं, तो अगर हम 2t+1 बराबर 0 ले लेते हैं, हाँ, तो हमें ये प्राप्त होगा, जैसे x+1 के केस में हमने x+1 से हमें भाग देना था, तो हमने क्या किया था, x बराबर -1 लेकर के जो रिमाइंडर था उसकी वैल्यू निकाली थी, r की वैल्यू निकाली थी ना। तो वही यहाँ पे भी हमें करना है। हमें भाग किससे देना है, हमें भाग देना है 2t+1 से। 2t+1, तो 2t+1 बराबर 0 लिया हमने, t बराबर यहाँ से -1/2। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो q -1/2 का मान कितना होगा। QT दिया हुआ था, q -1/2 तो है 4 × -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 × -1/2 स्क्वायर -1/2 -1, ये होगा 4 × -1/8, 4 × 1/2 माइनस, तो ये हो जाएगा -1/2 +1 -1/2 -1, तो ये +1/2 होगा। सॉरी, अच्छा, यहाँ -1/2 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये 0, ये सारे 0 हो जा रहे हैं। तो q -1/2 का वैल्यू आ गया 0। इसलिए क्या होगा, QT को अगर हम t+1/2 से भाग देंगे, 2t+1 से, 2t+1 से भाग देंगे तो जो है शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल 0 आएगा, इसलिए QT जो है वो 2t+1 का एक गुणज होगा, एक मल्टीपल होगा। गुणनखंड की स्थिति में क्या देखते हैं, बहुपदों का जो गुणनखंड है, तो q -1/2 जो है वो 0 हो रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा, अब इसको कन्वर्स देखें, 2t+1 जो होगा, अभी तो हम गुणज की बात कर रहे थे, अब 2t+1 को हम सीधे कह देंगे कि वो क्या है, QT का एक फैक्टर है। क्या है, QT का फैक्टर है। तो किसी भी बहुपद GT के लिए, क्या मान लीजिए हमारे पास एक कोई बहुपद है GT, कोई एक बहुपद GT अगर है, तो QT बराबर इन्होंने दिया हुआ है 2t+1 GT, ये दिया हुआ है 2t, जो भाजक होगा अगर गुणनखंड है। हाँ, गुणनखंड हो जा रहा था, 2t+1 से भाग देने पर शेषफल हमारा 0 आ जा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि हमें एक और बहुपद मिलेगा जिसका मान लीजिए वो बहुपद क्या होगा, वो GT होगा। वो बहुपद दूसरा वाला, वो बहुपद GT होगा जो 2t+1 में गुणा करने पर QT की वैल्यू देगा।
अब आते हैं गुणनखंड प्रमेय पे। गुणनखंड प्रमेय क्या है? गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि पी एक्स घात एक कोई बहुपद है, एक क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स, जिसकी घात n जो है एक या एक से ज़्यादा है, डिग्री जो है, ठीक। और ए कोई क्या है, ए कोई वास्तविक संख्या है, ए रियल नंबर वास्तविक संख्या है। तो x माइनस ए जो है वो पी एक्स का गुणनखंड कब होगा? पी एक्स का गुणनखंड होगा जब पी ए बराबर 0। जब हम पी एक्स में एक एक्स की वैल्यू की जगह ए रख दें और वो पूरा पी ए जो है हमारा 0 मिल जाए तो हमारा x माइनस ए गुणनखंड हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, यदि पी ए बराबर 0 होता है तो x माइनस ए जो है पी एक्स का गुणनखंड होगा। दोनों कन्वर्स गुणनखंड होगा। अच्छा, तो शेषफल प्रमेय में हमने क्या पढ़ा है, पी एक्स बराबर अगर हम x माइनस ए से भाग देते थे x माइनस ए में भाग देते हैं पी एक्स से, तो मान लीजिए कुछ क्यू एक्स बार जा रहा है प्लस हमें एक पी ए भी मिल रहा है। तो ये हमारा गुणनखंड प्रमेय कहता था। तो अगर पहली कंडीशन क्या हो रही है, यदि पी ए बराबर 0, क्या है पहली कंडीशन, क्या है कि यदि पी ए बराबर 0 हो जाएगा तो हम यहाँ से हम क्या मिलेगा हमें, पी एक्स, पी ए बराबर 0 ऊपर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए क्यू एक्स। और पी ए तो 0 हो गया, क्यू एक्स, जो क्या दर्शाता है कि x माइनस ए जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है, क्योंकि x माइनस ए में ही क्यू एक्स का गुणा करने पर हमें पी एक्स मिल रहा है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि x माइनस ए जो है किसका गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। तो किसी बहुपद gx के लिए, तो अगर px का गुणनखंड है तो जाहिर सी बात है कि कोई एक gx मिलेगा जहाँ पे हमें px बराबर, हम ये लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू जी एक्स। जैसे यहाँ पे हमने इसीलिए इसको किया कि भाई अगर हमें 0 मिल जा रहा है, q2t प्लस 1 q बराबर -1 q -1 2 बराबर 0 मिल जा रहा है, तो कोई एक हमें gt मिल जाएगा जहाँ से हम qt बराबर 2t प्लस 1 इंटू जी टी लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास एक गुणनखंड है तो हमें एक x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो हमें एक जी एक्स मिल जाएगा, जहाँ हम x माइनस ए और जी एक्स का गुणा कर दें तो हमें पी एक्स मिल जाएगा। और इस स्थिति में क्या होता है, पी ए जो होगा वो होगा a माइनस ए इंटू जी ए माइनस ए 0 हो जाएगा, 0 इंटू जी ए हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड प्रमेय। बीजीय सर्वसमीकाएँ हैं, बहुत आसान है। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरीके से
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये है एक्स क्यूब की सर्वसमीकाएँ हैं। तो यहाँ से आपका ये ख़त्म होता है। आप क्वेश्चन करिए।